जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिर से एक बार बायोलॉजी के क्लास में उपस्थित हैं। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन योर बायोलॉजी क्लासेज। हम लोग अभी तक पढ़े श्वसन, दूसरा पाठ हमारा शुरू है, यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, पौधों में श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, मछलियों में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम बात करते हैं अब मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। यानी पहले हम मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया मनुष्य में कैसे होती है। तो ये एक जटिल संरचना है, दैट मीन्स क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन अंगों के मिलने से बनता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि कौन सा अंग कहां पर और किस स्थिति में होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मानव का श्वसन तंत्र का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हमने लिखा है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो देखिए मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है एक अंग के द्वारा नहीं होता है, 3-4 अंगों को मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको आहार नाल पढ़ाया था, यानी मानव का पाचन तंत्र। तो आहार नाल में बहुत सारी मैंने आपको बताया था, मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, लीवर, ये बहुत तरह के जब ऑर्गन्स मिले तो एक आहार नाल का निर्माण करते हैं, यानी पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह श्वसन तंत्र में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो मिलते हैं, मिलने के बाद श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक के बाद बारी बारी से सबके बारे में विस्तृत रूप से जानते हुए चलेंगे कि किस प्रकार कहां से श्वसन तंत्र का शुरुआत होता है। तो मैं आपको बताऊं तो मनुष्य में श्वसन तंत्र नासिका छिद्र यानी नासिका, उसके बाद ग्रसनी या स्वर यंत्र कंठ, उसके बाद हमारे लैरिंक्स में जाता है हवा और उसके बाद पहुंचता है फेफड़े में। यानी नासिका छिद्र, कंठ द्वार या स्वर यंत्र, उसके बाद लैरिंक्स और उसके बाद पहुंचता है हमारे फेफड़े में। तो इन 4 अंगों को मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि मानव का श्वसन तंत्र जो होता है यह एक बहुत ही जटिल रचना है, यानी क्रिटिकल स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में अब जानते हैं। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, लैरिंक्स या श्वास नली, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र कहलाते हैं। क्या क्या मिलता है? नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, 4 जो अंग है मिलते हैं तो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। नासिका छिद्र यानी नासिका यानी नाक, उसके बाद आता है हमारा स्वर यंत्र यानी कंठ, उसके बाद हमारा आता है श्वास नली जिससे हवाएं जाती हैं और वो पहुंचाती हैं फाइनली फेफड़े में। वहां तक मिलकर यानी ये 4 अंगों के मिलने से हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। इन ह्यूमन द नोस्ट्रिल्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड द लंग्स टुगेदर आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ये 4 जो अंग हैं ये मिलकर हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो 4 अंगों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासिका छिद्र या नासिका के बारे में, नोज के बारे में, कि किस प्रकार से नोज जो है कहाँ स्थित होता है हमारे शरीर में और वो किस प्रकार की उसकी बनावट होती है, यानी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम नासिका का। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। नासिका या नासिका छिद्र, नोज और नोस्ट्रिल। नासिका हमारे मुंह के ऊपर स्थित होता है। देखिए हमारा मुंह ये है और नाक ये है। मुंह के ठीक ऊपर नासिका स्थित होता है।
इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य छिद्र होते हैं। हमारे नाक में दो गोलाकार छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर दो अलग अलग होते हैं, जो भीतर की ओर अलग अलग नासिक बेसमों में खुलते हैं, यानी चेंबर होते हैं। ये हमारे दो जो होते हैं छिद्र, ये अंदर हमारी अंदर की ओर चेंबर होता है, कक्ष होता है, उसमें अलग अलग जाकर खुलते हैं। ये नहीं कि इधर दिखते दो और एक ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। दो छिद्र होते हैं तो दो नासिक बेस्म होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, उनमें ये दोनों जाकर अंदर की ओर खुलते हैं। दोनों नासिका वेश में एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासी पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये दो छिद्र होते हैं, दोनों अंदर की ओर कोष्ठ में खुलते हैं और वहां पर नासा पट्टिका जो होती है वो अस्थि की लंबवत बनी हुई होती है, उसके द्वारा ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही में ये नहीं मिले होते हैं। नासिक वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसे बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है। देखिए नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, देखिए जो नासिका वेश्म यानी जो ये दोनों नलियां दोनों छिद्र जाकर नासिका वेश्म में खुलते हैं यानी चेंबर कोष्ठ में खुलते हैं, उसका अग्रभाग जो है उसे प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं। इस भाग में सामान्य रोम युक्त त्वचा स्तर होता है। यही कारण है कि हमारे नाकों में देखिएगा छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, यानी जो हमारा प्रकोष्ठ होता है, कोष्ठ होता है, उसका अगला जो भाग होता है उसमें छोटे छोटे रोम युक्त त्वचा का स्तर पाया जाता है, जिसे प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो हम लोग देखिएगा नाक में जैसे ही देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि छोटे छोटे रोएदार बाल दिखाई देते हैं, तो वो किसका है? कोष्ठ का अगला भाग है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा बेस्म का छोटा भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य एवं निचला भाग जो है वो श्वसन क्षेत्र कहलाता है। जो मध्य वाला भाग यानी बीच वाला और निचला वाला जो भाग होता है तो उसे घ्राण क्षेत्र कहते हैं, मध्य भाग को घ्राण क्षेत्र, और निचला जो भाग होता है, पहला भाग क्या हो गया? पहला भाग जो हो गया प्रघ्राण क्षेत्र, दूसरा घ्राण क्षेत्र और तीसरा श्वसन क्षेत्र। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि नासिका वेश्म के अगले या अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कहेंगे प्रघ्राण क्षेत्र। या पूछ सकता है कि नासिका वेश्म के मिडिल वाले या मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, तो घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र कहेंगे, और निचले वाले यानी सबसे निचले वाले भाग को श्वसन क्षेत्र यानी रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं। नासिका वेश्म की दीवार जो होती है, जो हमारा कोष्ठ होता है जहां पे दोनों छिद्र जाकर अलग अलग खुलते हैं, उसकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है, जिसे कांची कहा जाता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन एक नंबर का पूछ सकता है कि नासिका वेश्म की जो दीवारें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे उन्हें कांची कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नासिका वेश्म में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल भी फैला होता है। नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के नजदीक खुलता है। ये हमारा नासिका जो है मुंह के ऊपर पाया जाता है, ठीक ऊपर पाया जाता है, जिसमें बाह्य गोलाकार दो छिद्र होते हैं, बाहर से दो छिद्र दिखाई देते हैं। अब ये लगभग आप लोग हिंदी वाले जो हैं वो समझ लिए होंगे। अब चलिए नीचे हम देखते हैं। द नोस्ट्रिल आर द लोकेटेड जस्ट अबव द माउथ, यानी मुंह के ठीक ऊपर हमारे नाक पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू नियरली सर्कुलर एक्सटर्नल ओपनिंग बाय ए नेजल स्पेक्ट्रम मेड ऑफ ए हाई वर्टिकल बोन्स। ये कहता है कि हमारे जो भीतर की ओर अलग अलग नासिका वेश्म में जो दो छिद्र पाए जाते हैं वो नासिका पट्टिका के द्वारा जो लंबवत अस्थि के बने होते हैं उनसे अलग होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो अलग रहते हैं। The two nostrils being separated from the each other by a nasal spectrum made of a high vertical bones, the small front part of the nasal chamber in which the external nasal pore opening called the vestibule, यानी
पहले को हम क्या कहते हैं, अग्रभाग को, हमारे नासिका बेस में जहां दोनों छिद्र खुलते हैं उसके अगले भाग को हम प्रकोष्ठ या इंग्लिश में वेस्टिब्यूल कहते हैं। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए नॉर्मल पोर रिच स्किन लेयर। ये क्या करता है, इसमें छोटे छोटे रोम युक्त त्वचा की रचना होती है या अस्तर होता है, वहां पे छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, यानी ये हमारे प्रकोष्ठ का अगला भाग होता है। द स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेजल वेस्टिब्यूल ऑफ ए फोरआर्म is called the olfactory region and the middle and the lower part is called the respiratory region। और उसके मध्य भाग को हम घ्राण क्षेत्र कहते हैं तथा निचले भाग को हम लोग उसे श्वसन क्षेत्र कहते हैं। The wall of a nasal passage is like a zigzag covered plate called a conche। यानी जो हमारी नासिका वेस्म की दीवारें होती हैं वो जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी प्लेट की तरह की रचना होती हैं, जिसे हम कांची कहते हैं। द नेजल पैसेज हैव ए लेयर ऑफ ए थिन मसल्स मेम्ब्रेन्स दैट सिक्रेट म्यूकस। और उसमें म्यूकस, देखिए मैंने लिखा है महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है। नासिका वेस्म में क्या होता है, महीन मेम्ब्रेन म्यूकस का अस्तर होता है, जिससे म्यूकस स्रावित होता है या बाहर निकलता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ए नेटवर्क ऑफ ए थिन ब्लड सेल इज सेपरेटेड अंडर द रेस्पिरेटरी इपिथेलियम लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी रीजन। यानी श्वसन क्षेत्र में रक्त के महीन कोशिकाओं का एक जाल फैला हुआ होता है। द नोजल पैसेज ओपन इनवर्ड इनटू द फेरेंस। आगे चलकर नासिका वेस्म अंदर की ओर ग्रसनी के कंठ द्वार में खुलता है। यानी हमारा नाक का यानी श्वसन तंत्र का पहला भाग नाक होता है। तो नाक की ये रचना है, ये किस प्रकार की एक रचना है जो कहाँ जाकर खुलता है, हमारे ग्रसनी या कंठ द्वार में खुलता है। तो आपका पहला पॉइंट नासिका या नासिक छिद्र क्लियर हो गया है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि ताकि आपको समझ में आए। तो जल्दी इसको नोट कीजिए और चलिए अब देखते हैं अपना अगला भाग। हम अभी पढ़ रहे हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, नासिका यानी उसका पहला भाग। अब चलिए हम चर्चा करते हैं दूसरे भाग की। दूसरे के बाद उसी में हमारा कंजुएटेड यानी जुड़कर है तीसरा भाग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपना दूसरा पॉइंट, जो कि है श्वास नली या ट्रेकिया। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैंने तो पहले बताया कि नासिका छिद्र, उसके बाद स्वर यंत्र, तब श्वास नली ट्रेकिया। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। तो श्वास नली या ट्रेकिया, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरेंस में खुलती है। मैंने क्या बोला, नासिका वेस्म या नासिका छिद्र जो है वो ग्रसनी के कंठ द्वार में खुलती है, आपका लास्ट लाइन था। तो जब ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है, ग्रसनी में कंठ द्वार में नासिका खुलती है और कंठ द्वार जो है वो स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है, यानी दोनों एक दूसरे से अटैच रहते। ये ग्रसनी हो गई, ये स्वर यंत्र हो गया, ठीक है। या इसको नीचे समझ लीजिए, मान के चलिए ये ग्रसनी है और ठीक नीचे ये स्वर यंत्र है। अब देखिए लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास नल या ट्रेकिया में खुलती है, ये लैरिंग्स हो गई। ये ठीक नीचे कहाँ खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है, ये हो गया ट्रेकिया। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो अलग अलग हो गया। ये हो गया कंठद्वार या ग्रसनी, ठीक है, ये हो गया आपका लैरिंग्स या स्वर यंत्र, और ये हो गया ट्रेकिया। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, लेकिन वो उनका अलग अलग काम भी है और नाम भी। लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है। ट्रेकिया जो है ये, अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है ये छोटी रचनाएं हैं, एक दूसरे से कंजुएटेड जुड़ी रहती हैं। तो पहले जो नासिका जो छिद्र है वो कहाँ खुलती है, ग्रसनी में, ग्रसनी के कंठ द्वार में। कंठ द्वार जो है वो खुलता है कहाँ पर, स्वर यंत्र में या लैरिंग्स में, और लैरिंग्स जो है वो खुलती है ट्रेकिया में।
ट्रेकिया जो होती है करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है, mm होता है। ट्रेकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी रचना है, नली है, जिसका व्यास जो होता है वो 16 mm यानी 16 मिलीमीटर होता है। ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये 11 सेंटीमीटर क्या है, 11 सेंटीमीटर एक नली है जिसकी व्यास जो होती है वो 16 mm है और इसमें उपास्थि के बने इस प्रकार से वलय पूरी लंबाई में यानी 11 सेंटीमीटर तक पूरे ये वलयकार क्या है, सजे हुए हैं। इसे मजबूती प्रदान करते हैं। यह नली है तो नली जो है वो भीतर की तरफ क्या होती है, खोखली होती है। तो ये उपास्थि के जो वलय होते हैं इनकी वजह से ये मजबूत बनी रहती है, यानी ये इसको मजबूत बनाने के लिए इसमें उपास्थि के वलय रहते हैं। ये वलय ट्रेकिया से हवा बाहर निकलते समय इसे पिचकने नहीं देते। नली कोई है, कभी एक पाइप लीजिएगा आप लोग, पाइप से क्या कीजिएगा कि जब पानी हम खींचते हैं तो जैसे ही पानी खत्म होता है और हवा आती है उसमें तो क्या होता है, वो पिचक जाता है। कोई आप एक नली लीजिएगा जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उस टाइप के जो है जैसे ही हम उसको खींचते हैं ना तो जब तक कोल्ड ड्रिंक्स रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हवा आती है उससे बाहर निकलती है हमारे मुंह में जाती है तो वो पिचक जाता है। तो इन वलयों की वजह से, इन वलयों के कारण ट्रेकिया जो है वो पिचकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मजबूती उसे प्रदान करते हैं, यानी हवा निकलने के बाद ये पिचकती नहीं है। नीचे की ओर ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचकर दो श्वसनियों में बस जाती है। अब देखिए ये जो है ना, ये वक्ष गुहा में पहुंच के दो श्वसनियों में बट जाएगी। एक का मार्ग अलग हो जाता है, दूसरे का मार्ग अलग हो जाता है। यानी ये वक्ष गुहा में जैसे ही जाती है, हमारे चेस्ट के पास जैसे ही आती है, छाती सीने के पास, वैसे ही ये दो भागों में बट जाती है। श्वसनियों में भी उपास्थि युक्त वलय होते हैं। ये देखिए श्वसनिया बटी, इसमें भी गोलाकार रचनाएं वलय होते हैं ताकि इसको मजबूती मिल सके। प्रत्येक श्वसनीय ब्रोंकोस फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये हमारे लंग्स में, दैट मीन्स हमारा फाइनल स्टेज श्वसन तंत्र के लंग्स में पहुंच जाते हैं। यानी ट्रेकिया डिवाइड इन टू पार्ट्स, ये श्वसनियों में बढ़ जाती है और दोनों श्वसनियां जो है वो कहाँ चली जाती हैं, लंग्स या फेफड़े में। नासिका में श्वसनियों तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण भाग, देखिए यहाँ पे न छूट गया है तो इसको सुधार लीजिएगा, श्वसन तंत्र का संपूर्ण भाग पक्षमाभिकामय एपिथेलियम का बना होता है। ये आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ट्रेकिया की लंबाई, ट्रेकिया के व्यास कितना होता है, किस उपास्थि के वलय बने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को। या ट्रेकिया आगे चलकर कितने नालियों में बढ़ जाती है, 2 नालियों में बढ़ जाती है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का क्लियरिटी हो जाएगा, साथ साथ समझ में भी आपको आ जाएगा। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हिंदी वाले तो समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। फ्राइनेंगल स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द ग्लोटिस ओपन इनटू द लैरिंग्स, गर्सनी कंठ द्वार के पीछे की ओर या छोटी रचना लैरिंग्स में खुलती है। द लैरिंग्स ओपन पोस्ट्रियूस इनटू द ट्रेकिया और ट्रेकिया, ये क्या होती है, लैरिंग्स पीछे की ओर, यानी अपने पीछे कहां खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है या श्वास नली में खुलती है। द ट्रेकिया इज ए ट्यूब अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ ए डायमीटर 16 mm। ट्रेकिया की लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है जिसका व्यास जो लगभग होता है वो, ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है जिसका व्यास जो होता है वो 16 mm यानी 16 मिलीमीटर का होता है। अब हम चलते हैं आगे, जब देखेंगे तो द ट्रेकिया कंसिस्ट ऑफ ए इनकम्प्लीट रिंग ऑफ ए कार्टिलेज दैट कवर इट्स इंटायर लेंथ एंड द स्ट्रेंथ इट। इसमें उपास्थि के अपूर्ण वलय पाए जाते हैं जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। These rings do not let the trachea
कॉल्पस व्हेन एयर कम्स आउट, जब इससे हवा बाहर निकलती है तो इसी वलय के कारण इन्हें पिचकने नहीं देती है। ट्रेकिया रीच डाउन इनटू द थोरेसिस कैविटी एंड द डिवाइड इनटू ब्रोंची। ये क्या होती है, दो श्वास नलियों में विभक्त हो जाती है। द ब्रोंची ऑल्सो हैज ए कार्टिलेजियस रिंग्स, उनमें भी अपूर्ण वलय पाया जाता है, श्वासनियों में भी। ईच ट्रेकिया एंड ब्रोंचस इंटरिंग द लंग्स, और इस प्रकार वो दोनों श्वसनियाँ या श्वसनियों की बहुत सारी जालें कहाँ घुसती हैं, हमारे फेफड़ों में। द इंटायर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द nostril to the trachea is made up of a ciliated epithelium। नसिका से श्वसनिकाओं तक का जो संपूर्ण भाग श्वसन का होता है उसे पक्षमाभिकामय एपिथीलियम का बना होता है। ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट था, श्वास नली या ट्रेकिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पीछे वाली भी वीडियो देखेंगे श्वसन तंत्र वाली, तो उनको और क्लियरिटी आ जाएगी बायोलॉजी की। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे अपनी तीसरी रचना यानी फेफड़ा। उसके बाद इसका डायग्राम आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तब तक चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद। नोट कर लीजिए।